हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे मराठा साम्राज्य का पतन के बारे में, किस तरह से पतन होता है। और इससे पहले हम लोग जाने थे मराठा साम्राज्य किस तरह से अस्तित्व में आया और किसके शासनकाल में आया और कब आया, कैसे आया। इसके बारे में हम लोग अब तक 5 वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। आज मराठा साम्राज्य के बारे में छठी क्लास है, जिसमें जानेंगे कि मराठा साम्राज्य किस तरह से पतन हुआ। क्लियर? कल की क्लास में मैंने जाना था कि लास्ट जो है बालाजी बाजीराव के जीवन काल में, उसी के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, उसमें जिससे कि मराठा साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है, मतलब आगे बढ़ जाती है। और बालाजी बाजीराव के बाद जो है उसका पेशवा का अधिकार जो है माधवराव संभालता है। माधवराव, आज उसके बारे में जानेंगे। माधवराव के बारे में, माधवराव का शासनकाल जो है 1761 से 1772 ईस्वी तक है। पानीपत के तीसरा युद्ध के बाद जो है मराठा का लगभग में पतन हो गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में हम लोग कल की वीडियो में अच्छी बेहतरीन रूप से समझे हैं। जो भी अभी तक कल की क्लास नहीं देखें प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। माधवराव ने मराठा को फिर से विस्तार में अहम भूमिका निभाई। वे 17 साल में ही शासक बना। जिस तरह से बालाजी बालाजी विश्वनाथ, इन सभी का योगदान मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का था, उसी तरह माधवराव ने जो है पुनः, मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है फिर से मराठा को अस्तित्व में लाने का अहम भूमिका निभाई। क्लियर? इन्होंने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। देखिए, कम एज में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। हैदराबाद के निजाम तभी थे निजाम उल मुल्क। उसके बाद मैसूर को भी पराजित किया। उसके बाद 1772 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह शाह आलम था। मुगलों का सरदार शाह आलम था और वे अंग्रेजों के संरक्षण में था। लेकिन माधवराव ने शाह आलम को अंग्रेजों की संरक्षण से बाहर कर निकाल कर पुनः दिल्ली में स्थापित किया। देखिए, 1772 ईस्वी में जब मुगल जो बादशाह था उस समय शाह आलम था। 1707 ईस्वी के बाद जो है मुगलों का पतन होने लगा था, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और उन्हीं में से जो है 1772 ईस्वी में शाह आलम था, मुगल साम्राज्य का बादशाह। वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के संरक्षण था, और उनके संरक्षण से बाहर निकालकर माधवराव ने दिल्ली में पुनः उसे स्थापित किया। और इससे कहीं ना कहीं यह तात्पर्य निकलता है कि माधवराव मुगल साम्राज्य में अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुआ। इससे पहले लगभग सभी शासक, चाहे अंग्रेज हो या मैसूर हो, हर एक स्टेट लगभग चाह रहा था कि मराठा में जाके अपना नियंत्रण स्थापित करे, और माधवराव ने ये ऐसा करने में कामयाब हुआ। और 1773 ईस्वी में जो है माधवराव की मृत्यु हो जाती है। 22 से 23 यानी 24 साल के आसपास में हो गई। इसकी अचानक मौत से पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुई हानि से कई गुना ज़्यादा इसकी मौत से हुई। मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में जितना लॉस हुआ था मराठों के लिए, उससे भी कई ज़्यादा गुना जो है ना इसकी मौत से हुई। क्योंकि माधवराव एक योग्य शासक था। एक योग्य शासक की मृत्यु हो जाने से पूरे साम्राज्य जो है के लिए एक बहुत बड़ी दुखद की घटना होती है। क्लियर? इसका संरक्षक जो था, मतलब कि माधवराव का संरक्षक जो था रघुनाथ राव था। ठीक है, वे चाहते थे कि अगला पेशवा मैं बनूं, मतलब रघुनाथ राव चाहते थे कि अगला पेशवा मैं बनूं, लेकिन बाकी पेशवा जो थे वे इसे मंजूर नहीं था। रघुनाथ राव क्योंकि वो योग्य शासक नहीं था, एक अयोग्य शासक था, इसलिए उनको पेशवा बनाने से सभी मना किया। और रघुनाथ राव को जो है ना इतिहास में राघोवा के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ऐसे क्वेश्चन कि रघुनाथ राव को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राघोवा। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो माधवराव के बाद उनका बेटा नारायण राव पेशवा बनते हैं 1772 ईस्वी में, और उसका शासनकाल कुछ महीनों के लिए ही होता है, 1772 से 1773 तक। ठीक है, और रघुनाथ राव जो है नारायण राव की मृत्यु कर देता है, मतलब हत्या करवा देती है। मतलब कुछ ही मंथ वो शासन करते हैं। रघुनाथ राव वो अगले पेशवा बनना चाहते थे लेकिन नहीं बनाया गया, तो इसलिए उन्होंने नारायण राव को हत्या करवा दी। और इससे जो है ना नारायण राव की मृत्यु के बाद पेशवा जो है ना आपस में लड़ने लगे, मराठा आपस में लड़ने लगे। क्लियर? उसके बाद नारायण राव के बाद उसके बेटा उसका उत्तराधिकारी बना, जिनका नाम
माधवराव नारायण राव, देखिए माधवराव इसका दादा का नाम, नारायण राव इसका पिता का नाम, दोनों के मिला के नाम अपना रखा था, अपना रखा नहीं था, इसका रखा गया था माधवराव नारायण राव। इसी का दूसरा नाम था सवाई माधवराव नारायण राव। इसका शासनकाल 1774 से 1795 ईस्वी तक है। क्लियर, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये नारायण राव का बेटा था जो अल्पवयस्क पेशवा था, मतलब कि ये भी कम ही एज में पेशवा बना था। इसका संरक्षक जो था नाना फडणवीस थे, क्योंकि ये छोटा भी था और लगभग में सभी शासकों के जो संरक्षक थे, और इनका भी संरक्षक जो है फडणवीस थे। क्लियर। रघुनाथ राव ऐसे निकम्मे शासक थे, मतलब इससे पहले जो नारायण राव की हत्या करवाई थी और उससे पहले जो माधवराव का संरक्षक थे रघुनाथ राव, एक ऐसे निकम्मे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। आज तक कोई भी पेशवा हो या छत्रपति हो मराठा से कभी भी अंग्रेजों से सहायता नहीं मांगी, लेकिन रघुनाथ राव सहायता मांगी। वो क्यों? क्योंकि उसे पेशवा नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लिया और अंग्रेजों के साथ मराठों के बीच आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो गई। इस तरह से टोटल 3 युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों भर से मराठों के बीच। अब उसके बारे में जानते हैं हम लोग एक एक करके कि क्या था आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। क्लियर। इसमें जो है नारायण राव यानी कि मराठा भर से अंग्रेजों के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। मराठा का नेतृत्व जो है नारायण राव यानी माधवराव नारायण राव कर रहे थे, लेकिन ये इसका सारा संरक्षण जो था, इसका संरक्षक था नाना फडणवीस। इन्होंने मराठों के साथ नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच हुआ। 1782 ईस्वी में साल की 22 की संधि से समाप्त हुई। मत ये संधि जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, एक संधि के माध्यम से ये रद्द किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, जिनका नाम साल की 22 की संधि थे। क्लियर। माधवराव नारायण राव कभी सत्ता में थे ही नहीं, मतलब माधवराव नारायण वे पेशवा तो थे, सिर्फ नाम का पेशवा थे। सारा अस्तित्व, सारा कारोबार जो है उनका संरक्षक नाना फडणवीस के हाथों में थी। इसलिए माधवराव ने अपनी आत्महत्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेता है वो 1795 ईस्वी को। क्लियर। इस तरह से जो है माधवराव नारायण की मृत्यु हो जाती है 1795 ईस्वी में। इसकी आत्महत्या के बाद जो है फिर से मराठों में पतन की लक्षण दिखने लगे। इसके बाद मराठों का पेशवा रघुनाथ राव के बेटा बाजीराव सकेन बना, जो सबसे अयोग्य शासक था। देखिए ये अंग्रेजों के साथ जो संधि किया था रघुनाथ राव तो पेशवा नहीं बनवाए, लेकिन अपने बेटे को पेशवा बना के ही रहे। अब हम लोग जानते हैं उनका बेटा बाजीराव सकेन, उनके बारे में। देखिए इससे पहले जो है बाजीराव फर्स्ट जो थे उन्होंने मराठों के लिए क्या क्या नहीं किया, और यही बाजीराव सकेन ने मराठों का पतन कर दिया। क्लियर। बाजीराव सकेन के बारे में जो है एनसीईआरटी के बुक में भी ये बताया गया है कि इसको निकम्मा शासक कहा जाता है। आपको ये भी पूछा जाएगा अगर कि मराठों में सबसे निकम्मा शासकों में से कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा बाजीराव सकेन। यह एक निकम्मा शासक था। क्लियर। बाजीराव सकेन का जो ना एक बेटा था, मतलब दस्तक बेटा, दस्तक मतलब होता गोद लिया हुआ। क्लियर। इसका दस्तक पुत्र नाना साहब था, और यही नाना साहब जो 1857 की क्रांति में जो है कानपुर की तरफ से नेतृत्व किया था। आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि 1857 की क्रांति में जो है कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। वही है बाजीराव सकेन का दस्तक पुत्र। क्लियर। इसके बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे। ये जो है बाजीराव सकेन का किसके साथ खतरा थी? अर्ध स्वतंत्र राज्य। जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि बालाजी बाजीराव ने एक मराठों के बीच एक संघ की स्थापना की थी जिनका नाम मराठा संघ था। उनके बीच जो है ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर की होलक, पूना की पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़ और नागपुर की ओसले, ये सभी बाजीराव सकेन की बातों को नहीं मानते थे। मतलब ये सभी जो है अर्ध स्वतंत्र राज्य जो थे बालाजी बाजीराव के समय में थे, और वे जब पेशवा थे वे मतलब ये जो है अर्ध स्वतंत्र राज्य सभी बालाजी बाजीराव की सभी बातें को मानते थे। लेकिन जब बाजीराव सकेन पेशवा बने तो उनकी बातों को कोई मानने नहीं लगा। तो इस तरह से बाजीराव सकेन का मुख्य खतरा इससे भी था और पेशवा परिवार से भी था। पेशवा परिवार उनको
मतलब एक अयोग्य शासक होने से सब कोई उसके साथ मतलब उससे जरूर है कि हटाने का प्रयास करेगा, इसलिए उसका पेशवा परिवार से भी खतरा था। ये दो मुख्य कारण हैं बाजीराव सेकेंड का खतरा से। क्लियर। उसके बाद इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता मांगी। जिस तरह बाप ने सहायता मांगी उसी तरह बेटा ने भी अंग्रेजों के साथ सहायता मांगी, और उन दोनों के बीच एक संधि होती है जिनका नाम होता है बेसिन की संधि। क्लियर। ये बेसिन की संधि क्यों करवाया संधि होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिन की संधि जो है ना 1802 ईस्वी को होता है। ये VVI है, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कीजिए इसको। ये जो है अंग्रेज और पेशवा के बीच एक संधि होती है जिनका नाम बेसिन की संधि होती है 1802 ईस्वी को। क्लियर। यह संधि बाजीराव सेकेंड की सहायता के लिए किया गया था। देखिए ये संधि जो है बेसिन की संधि जो है ना बाजीराव सेकेंड जो उनके पास खतरा थी पेशवा परिवार और अर्ध स्वतंत्र राज्य से, उनके लिए सहायता की ताकि वे सुरक्षित रहे अंग्रेजों के द्वारा, और ये एक प्रकार की सहायक संधि थी। ये इसी तरह बेसिन की संधि को जो है ना एक बेसिन की संधि का दूसरा नाम सहायक संधि भी कहा जाता है। क्लियर। आपको चाहे सहायक संधि पूछे या बेसिन की संधि पूछे दोनों एक ही हैं। उसके बाद इसी में जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षक स्वीकार कर लिया। क्लियर। इसी संधि के माध्यम से उसके बाद पेशवा की सुरक्षा के लिए EIC ने मतलब अंग्रेजों ने 60,000 सेना पूना में तैनात कर दी और 26 लाख की वार्षिक आय वाली क्षेत्र EIC को सौंप दी। मतलब मराठों के बीच जो 26 लाख की वार्षिक आय होने वाली क्षेत्र थी वो अंग्रेजों को सौंप दिया बाजीराव सेकेंड। इस तरह से पतन होगा ही, जहाँ से इनकम था वही, उसी को इनकम का मुख्य स्रोत जो था वही दे दिया था अंग्रेजों को। इस तरह से जो ना दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 ईस्वी में। बेसिन की संधि के बाद बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में होता है। उसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में होता है जो 1806 ईस्वी तक चलता है। इसमें मराठा एक साथ युद्ध ना करके अलग अलग किया, जिसे अंग्रेजों ने मराठों को एक एक करके पराजय कर दिया। देखिए नारायण राव की मृत्यु के बाद, उसके बाद जब नारायण राव की मृत्यु हो गई थी पेशवा आपस में लड़ने लगे थे, यानी कि एकजुट नहीं होना था, एकता में इस सबका दम टूट गया था। इससे पहले इसका साहस और एकता में ही दम के रूप में इन्होंने यहाँ तक आया, और लास्ट में वही हुआ, इन सभी में एकता नहीं दिखने लगा। इससे EIC मतलब अंग्रेजों को जो है ना अंग्रेज मराठों को एक एक करके पराजय कर दिया, मतलब हरा दिया। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि इससे संधियाँ होती है, मतलब संधि जो होता है इनकी भी संधि होती है, जैसे देवगांव की संधि होती है ओसले नागपुर, ठीक है। उसके बाद सरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया में ग्वालियर। उसके बाद राजापुर घाट की संधि। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको UPSC PT में पूछे जा चुके हैं कई बार, इसलिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए इसको किस तरह से पूछे जाएंगे, सम्मिलित कीजिए। जिस तरह मतलब मिलान चिन्ह कीजिए, उल्टा पुल्टा कर देगा, एक का ओसले को दो में कर देगा, इसी तरह मतलब मिलान करके ऑप्शन इस टाइप से देगा, आपको उसको बताना होगा, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये 1817 ईस्वी में से 1818 ईस्वी तक चलता है, और इसमें जो है ना पूना की संधि जो है ना, पूना आपस में संधि पेशवा के द्वारा होती है। पूना में संधि जो होती है आपस में संधि कर लेती पेशवाओं, और इस संधि से EIC ने बाजीराव को मराठा से बाहर कर दिया। मराठा से बाहर करके जो विठूर जो वर्तमान समय में कानपुर में पड़ता है वहाँ भेज देता है। EIC ने बाजीराव सेकेंड को भी नहीं छोड़ा, उनको पिठूर भेज देता है कानपुर। इस तरह से उन्होंने मराठा को हड़प लेता है। और नाना साहब जो बाजीराव सेकेंड का जो है ना दस्तक पुत्र था, उनको EIC मतलब अंग्रेज जो पेंशन नहीं देने लगा। क्यों देगा, उनके हाथों में सब कुछ आ गया। नाना साहब बाजीराव सेकेंड वो सब कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो क्यों देगा उसको। इस तरह से जो है नाना साहब भी जो भड़क उठे, और 1857 की क्रांति में जो है उन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया। क्लियर। इस तरह से मराठा का पतन हो जाता है 1818 ईस्वी में। इन मराठा जो अस्तित्व में आती है कब से कब तक, वो मराठा का स्थापना जो है संपूर्ण रूप से 1674 ईस्वी होती है, जो 1818 ईस्वी तक चलता है। 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और 1828 ईस्वी में इनका पतन हो जाता है। क्लियर। इस तरह से हम लोग मराठा साम्राज्य का संपूर्ण संक्षिप्त रूप से बेहतरीन रूप से इसका इतिहास को समझें, इस इतिहास को जानें। आई होप कि आप लोग इसके बारे में बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे, और आप लोग सारे अगर छः के 6 क्लास आप कर लिए हैं तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट
आप उठा के बनाइए, आपकी एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ क्लास से नहीं जाएगा। क्लियर? चाहे कोई भी लेवल हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी लेवल का बोल रहा हूँ, ये छोटे मोटे जनरल का तो आएगा ही आएगा, मैं यूपीएससी लेवल तक का बोल रहा हूँ कि उसमें भी आपको हर एक सवाल मिलेगा इससे। क्लियर? चलिए, आज हम लोग मराठा साम्राज्य को संपूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कैसा रहा क्लास। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, थोड़ा से आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।